बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने मनोज। सरकारें विफल हो रही हैं, विफल ही नहीं हो रही बल्कि सरकारों ने हमें चला है। क्योंकि आप देखिए, शिक्षा के नाम पे इस देश में जिस तरीके से लूट हो रही है, शिक्षा आज पूरे तौर से व्यापार का एक माध्यम बन चुका है। और शिक्षा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस देश में शिक्षा की सामग्री पर टैक्स लगता हो, आप समझें कि वो देश कैसे प्रगतिशील हो सकता है। सर पहले तो सभी को नमोदय, जय भीम। जय भी। सर ये 5S फाउंडेशन का जो बैनर लगा है, ये क्या है 5S फाउंडेशन? जरा हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें अपने परिचय के साथ। व्हाट इज 5S? अच्छा, जय भीम साथियों। 5S फाउंडेशन ये संस्था आज पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, उनके सपनों को साकार करने का एक दृढ़ संकल्प है। हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है और उसी शिक्षा को लेकर हम समाज में ये पैगाम दे रहे हैं कि बिना शिक्षा के हमारा समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। इसलिए अपने समाज में जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा को अपनाएं। और बाबा साहब ने भी हम सभी को यही संदेश दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो 5S फाउंडेशन आज पूरे देश में जिस तरीके से काम कर रहा है, जन जन तक, बस्तियों में जाकर, गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर अनुसूचित और जनजाति के समाज के बच्चों को शिक्षा पे प्रेरणा देने का जो संकल्प अपने लिया है, उसी की कड़ी में आज हम दिल्ली में पहुँचे हैं। और दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम हमने लिए हैं और साथ ही साथ अगले महीने 17 तारीख नवंबर में हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह सुबह अगर बत्तियाँ जलाकर हमारे बच्चे अपने घरों में, अपने कक्षों में खुशबू लाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि सुबह अपने बच्चों के हाथों में अगरबत्ती ना देकर उनको कलम और किताबें दें, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू तो चंद क्षणों के लिए है, लेकिन किताब और ये कलम की खुशबू उनके जीवन में उजाला लाएगी। इसलिए इस खुशबू को पहले प्राथमिकता दें। सर आपके संगठन को ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकारों की जिम्मेदारी है शिक्षा देशवासियों को, नौनिहालों को देने की, आपको क्यों लगता है ऐसा कि सरकारें विफल हो रही हैं और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने मनोज। सरकारें विफल हो रही हैं, विफल ही नहीं हो रही बल्कि सरकारों ने हमें चला है। क्योंकि आप देखिए, शिक्षा के नाम पे इस देश में जिस तरीके से लूट हो रही है, शिक्षा आज पूरे तौर से व्यापार का एक माध्यम बन चुका है। और शिक्षा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस देश में शिक्षा की सामग्री पर टैक्स लगता हो, आप समझें कि वो देश कैसे प्रगतिशील हो सकता है। कई ऐसी ये वस्तुएं हैं जिसमें टैक्स आपने टैक्स मुक्त किया हुआ है, लेकिन जिसको सबसे पहले जिस शिक्षा की सामग्री पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, कलंक है हमारे देश का। ये पैगाम पूरी दुनिया में जाता है। साथ ही साथ आप देखें कि शिक्षा के ऊपर जो हमारे बच्चों को ऋण मिलता है बैंकों द्वारा, दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, आप देखिए इनमें सबसे ज़्यादा जितनी भी सारी स्कीम्स हैं बैंकों में, शिक्षा पे नहीं, एजुकेशन लोन सबसे हायर इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ये बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी शर्म होती है कि हम कहाँ हैं। और सरकारें अगर सही होती तो आज शिक्षा जो 1979 में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो शिक्षा 4 साल से 14 साल के बच्चों को जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के आधार पे
शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिक्षा जहाँ एक गरीब आदमी शिक्षा ले सकता था सरकारी विद्यालयों में, वो सरकारी विद्यालय करीब लाखों की तादाद में बंद कर दिए गए। खोले तो गई नहीं, उनमें वृद्धि तो नहीं हुई खुलने की, लेकिन बंद जरूर कर दिए गए। और जो शिक्षाएं संस्थानें खुल रही हैं प्राइवेट में, आज 50-50 हज़ार का 2-2 लाख का डोनेशन होता है। एक गरीब आदमी, एक मेहनत का किसान, एक रिक्शा चलाने वाला, एक छोटा सा व्यापारी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, शिक्षित बना सकता तो है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र आपको नजर आता है? षड्यंत्र सरकार का है। सरकार का यही षड्यंत्र है कि अगर देश में लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को जागृत हो जाएंगे। शिक्षित होंगे तो वो रोजगार मांगेंगे, शिक्षित होंगे तो वो अपना अधिकार मांगेंगे, शिक्षित होंगे तो वो जान जाएंगे कि इस देश में जिस तरीके से संविधान को पूरे तौर से ख़त्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, वो उसमें पूरे एक, मैं कहूँगा कि पत्थर की तरह, एक पर्वत की तरह अटल होकर उसके विरुद्ध लड़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग उतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए उनके अधिकारों का भी हरण हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। ऐसे में हजारों नेता आपके समाज के संसद के अंदर हैं, सरकार में भी बैठे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? अगर नहीं निभा रहे हैं तो आप जैसे लोग क्यों नहीं संसद पहुंच पा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मनोज जी। हमारे जो 123वां संसद पहुँचे हैं, जो बाबा साहब के संविधान के आरक्षण के बदौलत, वो 123 जो संसद में लोग हैं जो इस देश के पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो रिजर्व क्षेत्रों से चुन के जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से। मुश्किल तो ये है, विडम्बना ये है कि वो कोई भी बाबा अम्बेडकरिस्ट नहीं है, बाबा साहब का नहीं है। वो सभी सांसद जो है वो भिन्न भिन्न पार्टियों के गुलाम हैं। और यही वजह है कि संसद में जो लोग पहुंच रहे हैं, हमारे लोग निर्वाचित होकर, वो इस समाज के दबे कुचले और इस समाज के जो पिछड़े पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उनकी बातें नहीं करते हैं। जी, जैसा आपकी जो संस्था है उसमें शिक्षा को आपने पहला स्थान दिया हुआ है, तो संस्था के माध्यम से आप पूरे देश में इन जो पिछड़े समाज है उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं और इसको समाज में कैसे आप ले जाना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है? अनिल जी, सबसे पहले तो ये है कि पहले तो शिक्षा की जो परिभाषा है हम लोगों को समझाएं, क्योंकि अभी तक गांव देहात और कस्बों में हमारे बहुजन समाज में ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं और शिक्षा उनसे दूरकूच है। इसलिए पहले तो वो शिक्षा क्यों शिक्षा उनको लेनी है, शिक्षित क्यों होना है, हर घर में बच्चा बेटियां बेटे शिक्षित होने, हम ये घर घरों में जाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा आपके अंदर जो काला जो बादल है उसको हटाती है, जो अज्ञान का बादल है उसको हटाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा के माध्यम से जब आप उसको जानते हैं तो उसके विरुद्ध या तो आप संघर्ष करते हैं या फिर वहाँ से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि पहले शिक्षा लोगों को हम उसकी परिभाषा समझाएं और उसके बाद जो भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं शिक्षा उस नीतियों के ऊपर हम काम करेंगे और भारत सरकार के समक्ष जाएंगे, अपने अधिकारों को मांगेंगे और अपने लोगों के लिए शिक्षा, पहली बात तो शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। गरीब इंसान, इस हर वर्ग का इंसान शिक्षा ले सके, एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए देश में, न कि सिर्फ इस देश के बड़े गिने चुने व्यापारी और उद्योगपति के बच्चे ही पढ़ेंगे और गरीब का बच्चा वो अनपढ़ और अशिक्षित रह जाएगा। इस तरीके का ये जो सरकार की नीति, दोहरी नीति है, इसका कड़ा विरोध करते हैं हम लोग और हम सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि इस पे शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश डालें और जो कमिटमेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको इम्प्लीमेंट कराएं, उसको लागू करवाएं पूरे प्रदेशों में। आज जो आप लोग जमा हुए हो, पूरे देश भर से जमा हुए हो और आप जो नवंबर में प्रोग्राम करने जा रहे हो,
इसके बारे में थोड़ी सी आप रूपरेखा समाज को बताएं राजा साहब। ताकि लोग उसकी तैयारी कर सकें, और एक इंडिविजुअली आप जो है समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर आप। जय भीम साथियों, मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। मैं 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और 17 नवंबर को हमारे 5S फाउंडेशन का हर साल एक प्रोग्राम होता है नवंबर महीने में, क्योंकि नवंबर महीने में हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसलिए उस नवंबर महीने में हर साल हम एक प्रोग्राम करते हैं। पिछले 2 सालों से हम दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, और दिल्ली में तो पिछले साल तो हमने 3 प्रोग्राम किए थे। ये साल हम कर नहीं सके, कुछ ऐसी परेशानियाँ थी महाराष्ट्र में हमारी, तो हम आकर के यहाँ कर नहीं सके। लेकिन 17 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम में पिछले की भांति हम इस बार कुछ और अलग भी करने वाले हैं, जो समाज के हित की बातें होंगी। वो पहले से अनाउंस करना थोड़ा सा ये नहीं है, पर उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, वो हम अनाउंस करेंगे और उस वक्त कुछ अलग करेंगे। पिछले जितने प्रोग्राम हुए उनसे कुछ और अलग करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूरज जी, जैसा कि आपने शिक्षा के बारे में बताया कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सरकार तो फूल बरसा रही है हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों के ऊपर। उनका तो वो उद्देश्य है कि आपके बच्चे स्कूल पहुंच ही ना पाए, जगन्नाथ में लगे रहें, पहाड़ों में जाएं, नहरों में नहाते फिरें, छोटा हरिद्वार बना दिया, कहीं बड़ा हरिद्वार बना दिया। कहाँ शिक्षा की तरफ आप सरकारों से विनती कर रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, यही विडम्बना है कि हमारे देश में कई सारे धार्मिक इमारतें बन रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनके इमारतें बन रहे हैं। मंदिर बने अच्छी बात है, राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, किसी की आस्था पे हमें किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी। जैसे कि आपने कहा कि ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं, ये सरकार को भी या इस देश के जो नागरिक हैं, भारत के रहने वाले भारतवासी, जिन्होंने आज़ादी पड़ी, बहुत बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। भगत सिंह और चंद्रशेखर और जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत ही कम उम्र में, बिरसा मुंडा जैसे महान योद्धाओं ने, तब जाके आज़ादी मिली। आज उनके भारत को जिस तरीके से उन्हें कल्पना भी ना होगी कि जिस भारत के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उस भारत को इस तरीके से और उस भारत का एक मजाक खेल बना दिया जाएगा। राजनीति जो क्षेत्र के लोग हैं आज वो अपने आप में इतने लीन हैं, राजनीति सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बन चुकी है। और इस देश के विकास के लिए इस देश के नागरिकों की क्या ज़रूरत है, उनको शिक्षा से लेके उनको रोटी कपड़ा मकान, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना। सरकार की प्राथमिकता है झूठे वादे करना, झूठे कमिटमेंट करना। और यही वजह है कि आज हमारी जो अर्थनीति है वो पूरी तौर से खोखली होती जा रही है, बहुत ही खोखली होती जा रही है। मैं आपसे एक छोटी बात कहना चाहूँगा। अब तो राजनीति अब यहाँ तक हो गई कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अनुसूचित और जनजाति के लिए लगभग बंद से होते जा रहे हैं, वहाँ भी दरवाजे बंद हो रहे हैं। और दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं बैकडोर से, जो मनुवादी हैं। यानी आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा, सफाई कर्मी एक सफाई काम के लिए भी आज जो इस देश में जिन्होंने सदियों से देश का मलमूत्र उठाया, देश को स्वच्छ बनाया, आज वो कहीं भी नहीं है। और जिन्होंने कभी अपने हाथों में झाड़ू ना पकड़ी हो, उनको बैकडोर से संस्थाओं में घुसाया जा रहा है। और सब कुछ सारा साधन जो है अब उनका रहेगा। इस देश का गरीब, इस देश का पिछड़ा, इस देश का बहुजन को बिल्कुल तौर से ख़त्म करने का एक षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। सुरेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज़ादी से लगभग 18 वर्ष पूर्व डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में दहाड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि इस देश का जो अनटचेबल है वो हिंदू नहीं है। आज आज़ादी के 76 साल बाद लगभग 100 वर्ष, 1931 से लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। कहाँ चूक हो गई है जो हम अपने समाज को पाखंड अंधविश्वास से बाहर नहीं निकाल पा रहे? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने देखा होगा कि
हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, जहाँ देश की नीतियाँ बनती है, देश की योजनाएं बनती है, और वहाँ बिल्कुल उनके प्रवेश द्वार पे ही बाबा साहब की एक प्रतिमा थी जो ये दिखा रही थी कि तुम संसद तक पहुँचो। आज बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख है, उस प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया, और जो नया संसद बना है वहाँ कहीं भी बाबा साहब की उपलब्धि। ये देश वो देश है कि जो देश जिस संविधान से चलता है, उस संविधान के जो जनक थे बाबा साहब अम्बेडकर, आज उनको पूरे तौर से उनके जो विचारधारा है, जो संविधान में उन्होंने जो इस देश के बहुजनों को जो अधिकार दिया है, उनको आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही बहुत ही षड्यंत्र तरीके से और बहुत ही सूचित तरीके से ख़त्म करने का दिया। दूसरी बात, हम तो हम कब हिंदू होते हैं और कब शूद्र होते हैं हमें पता ही नहीं। हम हिंदू तब होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, जब हमारे वोट की ज़रूरत उनको होती है तो हम बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं, और हम स्वयं भी टीके और वो लगाकर चारों तरफ घूमते रहते हैं, और तब हमारा चिन्ह है कि हम हिंदू हैं। हालांकि तभी तक है, और उसके बाद फिर वही शूद्र हम बन जाते हैं, फिर वही अनटचेबल बनते हैं। हमारी जगह वो दिखा देते हैं हमें, तुम्हारी जगह वो है। तो ये दोष उनका नहीं, ये हमारा दोष है कि हम कब जागरूक होंगे। हम भी आज किस भ्रम में फैले हुए हैं, अपने आप को हिंदू कहना। बाबा साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, वो क्यों हम अपने जीवन में नहीं डालते कि मेरे बस में नहीं था इस धर्म में पैदा होना, मैं हुआ, लेकिन मेरे बस में है कि मैं कहाँ किस धर्म से और किस विचारधाराओं पे मरूंगा। उन्होंने किया। बाबा साहब कहकर हम जय जयकार करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, मेरे बनाए हुए रास्ते, मैंने जो तुम्हें संविधान दिया है उस संविधान को तुम जिंदा रखना। ये मत समझना कि मैं मर चुका हूँ, जब तक इस दुनिया में संविधान जिंदा रहेगा मैं संविधान में जिंदा हूँ। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा मैं उस दिन समझ लेना मेरा अंतिम काल हो गया। इसलिए इस संविधान को हमने जीवित रखना है। ना तो हम हिंदू हैं और ना हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं। लोग हमें कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई यही है। सर परिचय दीजिए। और मेरा एक सवाल है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद ऐसा क्या हुआ कि अनुसूचित जातियों के अंदर सेंधमारी की गई है, उन्हें ये बताया गया है कि आप आपस में एक दूसरे का हक खा रहे हैं, इनके आरक्षण को ही वर्गीकृत कर दिया जाता है। मेरा नाम R.K. महरोलिया है। महरोलिया एंड महरोलिया कोऑपरेटिव सोसाइटी हम चलाने की सोच रहे हैं अपने समाज के उत्थान के लिए, और 5S फाउंडेशन एक छोटा सा सिपाही हूँ। उस सिपाही के नाते मैं आज साहब के चरणों में हूँ। मेरा जो 75 वर्षों का जो अनुभव है देश में क्या हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो शिक्षा है ना, हमारे समाज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। और क्रीमी लेयर की जो बात चल रही थी ना, क्रीमी लेयर अभी यहाँ नहीं लागू हुआ है। मतलब किस समाज की बात यस है? यस अनुसूचित जाति के अंदर क्या हुआ है? क्लासिफिकेशन की जो बात आपने पूछी है ना, कि सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कैटेगरी वाइज, जी जी। तो अभी वो संभव नहीं है, क्योंकि वो संसद भवन के जो पारित होगा कानून तभी बन पाएगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या था? ऐसा क्यों किया सरकारों ने? उसमें या न्यायालय ने ऐसा क्यों किया? उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में तो आती हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी बहुत ही डाउन है, और उनको किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन का या तो शिक्षा में फायदा मिल पाया, ना ही राजनीति में फायदा हो पाया। राजनीति में नहीं आ पाया और शिक्षा में भी नहीं आ पाया, तो किसी तरीके से विकास भी नहीं हो पाया है। वो जिस पे थे वैसे के वैसे ही आज भी। सर जी आप बताइए इस बारे में, आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील मामला है। मैं अध्ययन कर रहा था उसका, लेकिन मुझे बड़ा चौंकाने वाले तथ्य मिले कि जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो आदेश पूरे तौर से बिल्कुल वो क्लियर नहीं है। उसमें एक साफ सुथरा संदेश कहीं नहीं गया। बड़ा ही उसमें पेचीदा वो है। उन्होंने राज्य सरकारों को सौंपा है कि आप को लगता है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति में कोई वर्ग पीछे रह गया है तो उसका एक आंकड़ा तैयार करें और डाटा तैयार करके आप उसको दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपका डिस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन
बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा कहीं भी संदेश नहीं दिया कि ये इतना परसेंट जो रिजर्वेशन है वो इन जातियों को दे दिया जाए या इतना परसेंट है इनको नहीं दिया जाए। दूसरी बात है क्रीमी लेयर की जो बात है, क्रीमी देखिए आरक्षण, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि आज अनुसूची और जनजाति में मैं मानता हूँ कि एक आदमी बैंक का एमडी है और वो बहुत बैंक के सबसे सर्च स्थान पे बैठा है और वो अनुसूचित और जनजाति का है। वो एमडी होने के बावजूद भी वो सबसे पहले अनुसूचित जाति का है, क्योंकि वो कहीं भी जाता है तो वो वहाँ उसका अगर तबादला होता है तो वो बाद में जाता है, उसकी जाति पहले चली जाती है। सर आप तो बैंक के अधिकारी को बोल रहे हैं, देश का राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति कहलाता है। हाँ, तो मैं कहता हूँ जाति बाबा, ये जो आरक्षण है ये सामाजिक जो समता है, सामाजिक जो 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 हमारी इक्वलिटी है, आरक्षण बाबा साहब ने बहुत उनकी दूरदृष्टा थी जो आरक्षण जैसे इस विषय को उन्होंने संविधान में रखा। तो अभी कहाँ, आज भी हमारे लोगों को छुआछूत का वो सारा सामना करना पड़ता है। आज भी हम अनटचेबल हैं, हम कितने भी में आईएएस भी हो जाएं, हम आईएएस होने के बाद भी हम किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, एसडीएम बन जाएं, लेकिन हम वहाँ बाद में हम जाएंगे, पहले जाति हमारी कौन आ रहा है, वो अनुसूचित जाति का कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी आ रहा है। तो ये जो मानसिकता है इसको आप क्रीमी लेयर से कैसे हटाएंगे? इसको हटा दीजिए, क्रीमी लेयर से ये हट सकती है, मानसिकता हट सकती है। हम भी कहते हैं हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो अपना अधिकार चाहिए इस देश में। वो जिसने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें दे दीजिए आप, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कोई इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए, दे सकते हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश की महामान्य अदालत कुछ ऐसा करे ना कि इस देश में समानता पैदा हो लोगों में, वो तो नहीं हो पा रही। तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? मेरी जाति तो वही है, मैं हूं तो अनुसूचित रहूंगा। आज सबसे विडंबना आप देखिए, देश की राष्ट्रपति जो देश का पहला व्यक्ति है, आज आप देश ने, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, देश में इतना बड़ा वो राम मंदिर में उसका उद्घाटन हुआ, देश का राष्ट्रपति नहीं है, जबकि वो संवैधानिक पद है। कहाँ सर, महामहिम राष्ट्रपति मंदिर के गेट के बाहर खड़े हुए हाथ जोड़ रही थी। हाँ, तो ये जो विचारताएं हैं, ये जो इस तरीके के, इस देश में आप कितना भी कुछ कह लें, सुप्रीम कोर्ट, मैं महामहिम सुप्रीम कोर्ट के उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है कि हमारी जो भागीदारी है वो भागीदारी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक तौर से हो, चाहे वो शैक्षणिक तौर से हो, और चाहे वो आर्थिक तौर से हो। हमें अपनी, और उस वक्त हम चाहेंगे कि आप इस देश से आरक्षण पूरे तौर से समाप्त कर लें, लेकिन इस देश में आरक्षण समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण के ही इस मुद्दे पे इस देश की राजनीति टिकी हुई है। बाबा साहब ने जब संविधान सभा में रखा था तो उनकी आंखें भरी हुई थी, तो उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने, आज तो आपको खुश होना चाहिए कि संविधान, आपने इस देश का संविधान लिखा और बहुत ही महान संविधान लिखा है, दुनिया के तमाम देशों ने आपकी बहुत बुरी प्रशंसा की है। तो उन्होंने बड़े रोते हुए मन से कहा था कि ये संविधान में अच्छा है, ये संविधान तब अच्छा होगा जब इस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हों, वरना इसका असर मेरे संविधान का कोई मतलब नहीं, वो आज वही है। सर चलते चलते का आखिरी सवाल, इस SC/ST वर्गीकरण या कोटे में कोटा को लेकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त का भारत बंद का आह्वान किया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ मनोज जी, ये बहुत ही जल्दीबाजी में लिया हुआ निर्णय है, और जो लोग हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं जो 21 अगस्त को भारत बंद का जो निर्णय उन्होंने लिया है वो जा रहे हैं। हमें इसके सभी पहलू पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम
खेमे में बट जाए, क्योंकि जो एक खेमा है जो आज खुशियाँ मना, हो सकता है कि उनको पूरी जानकारी ना हो, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना है। और साथ ही साथ अपनी जो एकता है, क्योंकि हमारी एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर एकता में दरारें आ गई तो निश्चित तौर से जहाँ से हमने सबने शुरुआत की थी हम उसी जगह चल जाएंगे। इसलिए 21 तारीख के इस आंदोलन का सिद्धांत के तौर से मैं इसका समर्थन नहीं करता। धन्यवाद। सर राजू सर, चलो पहला ही बैनर पे है शिक्षा का जी। तो 5S फाउंडेशन के तहत मतलब शिक्षा के जगत में क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक? हमने शिक्षा पे जो काम किया है 5S फाउंडेशन ने पिछले 2 साल में हमने शिक्षा पे काम किया है। और आप ऐसा समझिए कि 8 हमने प्रोग्राम किए 2 सालों में, और करीब करीब 2000 बच्चों को हमने शिक्षा पे मोटिवेट किया, उनको पुरस्कृत किया। और कम से कम जो ड्रॉप आउट रेट था उसको कम करने के लिए हम अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जो गांव पे जाकर के देखेंगे, शहरों में तो ठीक है ड्रॉप रेट कम है, लेकिन गांव की तरफ ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि 70% है। उसको अगर हम कम कर सके हमारे किसी भी माध्यम से, हमारे संस्था के माध्यम से, हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि बेटा आज आपका ये परसेंटेज कम है, घबराओ मत, अपने पुरस्कृत के अगली बार और अच्छे मेहनत करना, अच्छा पुरस्कार देंगे आपको। तो वो बच्चे अपने आप पे प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं कि मुझे फलानी संस्था ने एक पुरस्कार दिया था, अगली बार मैं और ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा या लेके आऊँगी तो मुझे दोबारा वो संस्था पुरस्कृत करेगी। यह शिक्षा का हमारा उद्देश्य है। एक सर का लेने की आखिरी उनका संदेश, उन्होंने कुछ नहीं कहा जी। समाज संगठित कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के प्रोग्राम में लोग कैसे जुड़े इस संस्था से, इसके लिए समाज को आपकी तरफ से क्या संदेश? जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित बहल है और मैं दिल्ली से ही हूँ। 17 नवंबर के लिए जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसके बारे में बता के लोगों को उसमें आमंत्रित करेंगे। और सभी बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग और हर तरह का युवा लोग भी उसमें आकर अपने विचार रखेंगे और किसी तरीके से अपने बहुजन समाज को आगे ले जाया जाए, शिक्षा में भी प्रोन्नत हों और अच्छे अच्छे पदों पर भी जाएं। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और इसी तर्ज पे हम जो 5S फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर हम जो एक बहुत ही अच्छा कार्य लेके चले हैं, समाज को ऊंचा उठाने का, उनको जागृत करने का। मैं यूँ कहूँगा कि हमारा जो सोया हुआ समाज है उनको जगाने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें हर तरह से हम इनके साथ में हैं और सब मिलके काम करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ।